बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रेसी राइटिंग की क्लास है आज। कंबाइन है हमारे पेपर वन और पेपर टू, दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स आज कंबाइन बैठे हैं और प्रेसी राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रेसी राइटिंग में सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि ये आपके पेपर टू का क्वेश्चन नंबर टू होता है। ठीक, और ये क्वेश्चन किस शक्ल में आता है देखिएगा। हम्म, ये देखिए, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। चैट मैंने अपने लिए ओपन कर लिया। हाँ जी, ये है 2020 का पेपर। और देखिए, पार्ट टू है ये पेपर टू का। पेपर टू के पार्ट वन में वोकेबलरी होती है और पार्ट टू जो है उसमें पूरा प्रेसियन कॉम्पोजिशन होता है। पार्ट टू का पहला सवाल है ये, हालांकि पेपर टू का दूसरा सवाल है। राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अच्छा देखिए, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि टाइटल सजेस्ट करें। एक बात याद रखिएगा, टाइटल ऑफ द पैसेज प्रेसी का लाजमी जुज होता है, यानी बगैर टाइटल के प्रेसी नहीं बनती। लेकिन फिर भी उन्होंने लिख दिया है कि ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, हालांकि टाइटल के बगैर प्रेसी तो वैसे ही बनती नहीं है। ठीक है ना। तो टाइटल का कहना जरूरी नहीं है, टाइटल आप पहले बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल में तरतीब ये है कि पहले प्रेसी लिखें फिर टाइटल सजेस्ट करें, लेकिन एक अच्छी प्रेसी लिखने के लिए पहले टाइटल सजेस्ट किया जाता है, फिर प्रेसी लिखी जाती है। ठीक है। उसकी वजह है मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो ये आपका पेपर है। अच्छा यार, आप लोग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर में इस शक्ल में सवाल आएगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स अच्छे खासे होते हैं भाई, और आपको मैक्सिमम लेने हैं 20 में से। ठीक। तो जाहिर है कि उसके लिए मेहनत जरूरी है। अब देखिए, कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे। एक अच्छी प्रेसी जो होती है, अच्छा पंक्चुएशन, चले पंक्चुएशन शुरू कर देंगे। आ, हाँ, एक अच्छी प्रेसी राइटिंग करने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत है। भाई वैसे तो इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन हम मुश्किल बना देते हैं स्टूडेंट के लिए जानबूझकर, ताकि स्टूडेंट को ये लगे कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है। जैसे एकेडमीज में ऐसे राइटिंग की क्लास में टीचर जो है वो थीसिस स्टेटमेंट का एक टॉपिक छेड़ते हैं, और बस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर बच्चे को इतना उलझा के रखते हैं कि वो ऐसे को भूल जाता है और सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए मेहनत करता रहता है। मैंने आपको ऐसे राइटिंग की क्लास में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख कर दिया था और उसमें से थीसिस स्टेटमेंट भी निकाल के दिया था। याद आया? तो कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ काम को, काम को इजी बनाओ। ठीक है ना। मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाता हूँ। पहले आपको चंद ऐसी प्रेसी राइटिंग करवाऊंगा जो इजी है, और उसके बाद फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, और बीच में मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करवाऊंगा जो प्रेसी राइटिंग के लिए ज़रूरी हैं। जैसे जो कनेक्टिंग फ्रेजेस हैं वो बहुत ज़रूरी होंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी होगा। ठीक है ना। तो एक अच्छी समरी, फीचर्स ऑफ अ गुड समरी या गुड प्रेसी। अच्छा, प्रेसी की ज़रूरत कब पड़ती है? लफ्ज प्रिसाइज का मतलब है मुख्तसर। ज़रूरत कब पड़ती है? अब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। ठीक है ना। असिस्टेंट कमिश्नर बन गए और उसके बाद किसी मामले पर आपके सामने पूरी रिपोर्ट आई, कई पेजेस की रिपोर्ट है। अब डेप्यूटी कमिश्नर ने आपको कॉल किया और कहा कि भाई मुझे आप ये रिपोर्ट जो है ये ब्रीफ करें। अच्छा, अक्सर हम खबरों में भी देखते हैं कि जनाब वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। ये ब्रीफ का मतलब क्या है? बेटा, ब्रीफ का मतलब भी वही है जो प्रिसाइज का मतलब है, जो प्रेसी का मतलब है।
समरी का मतलब भी वही है, ठीक है ना। तो ये सब आपस में सिनोनिम्स। ब्रीफ करने का मतलब ये है कि आप मुख्तसरन, ब्रीफ कहते ही मुख्तसर को है, तो आप मुख्तसर जो है, मुख्तसर करके उस बात को बयान करेंगे। क्योंकि आप पूरी रिपोर्ट पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के सामने, आप पूरी रिपोर्ट पढ़े हुए होंगे और उस रिपोर्ट के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं मुख्तसरन आप बयान कर देंगे उसको, ठीक है ना। यही चीज होती है समरी या प्रेसी, ठीक है। तो अब देखिएगा, पहला पॉइंट ही यही है कि फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी। अ गुड प्रेसी इज मार्क्ड बाय क्लैरिटी, ब्रेविटी एंड प्रेसिशन। देखो भाई, तीन चीजें आप, क्लैरिटी का मतलब है जो बात आप कर रहे हैं वो क्लियर हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो उसके अंदर। मेरी आवाज़ सही आ रही है भाई? मेरा असल में बहुत तबीयत ख़राब है और मैं इस वक्त भी बुखार में हूँ, मगर क्लास ले रहा हूँ। और कल भी क्लास होगी आपकी इंशाल्लाह। कल नहीं, सॉरी, कल नहीं, परसों होगी। परसों क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है। कल नहीं हो सकेगी। तो अच्छा, क्लैरिटी है। क्लैरिटी का मतलब ये है कि हर चीज़ क्लियर हो, अल्फाज मुश्किल ना हो, आसान हो, आसानी से समझ में आने वाले हो, जुमले कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो उसके अंदर, सिंपल जुमले हों जो आसानी से समझ में आ जाए। ब्रेविटी हो। ब्रेविटी का मतलब क्या है? अच्छा, ब्रेविटी तो बाद में आएगी, पहले प्रेसिशन। प्रेसिशन का मतलब होता है मुख्तसर करना, ठीक है ना, मुख्तसर। अब मुख्तसर तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें से बहुत सारी चीजें, अहम चीजें माइनस हो गई, तो ब्रेविटी चाहिए, कंसाइजनेस चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो, कंसाइज हो, प्रिसाइज, यानी वाज़ेह हो, आसान हो। ब्रेविटी हो उसके अंदर, यानी जामे हो। जामे का मतलब तमाम बातें समअप की जाएं, इसीलिए समरी कहते हैं। और प्रेसी इसीलिए कहते हैं कि वो प्रिसाइज हो, यानी मुख्तसर हो। फिर इज नॉट जस्ट लिफ्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल। बाज बच्चे क्या करते हैं, ओरिजिनल पैसेज में से सेंटेंसेस उठाते हैं, तीन चार पाँच छह सेंटेंसेस उठा के मिला के लिख दिए तो हो गई समरी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बाज सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रेसी में भी कॉपी किए जाते हैं ओरिजिनल पैसेज से, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने पूरी प्रेसी जो लिखी है वो जस्ट कॉपी पेस्ट है, चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस उठाए और मिला दिए। इट शुड बी रिटन इन द प्रेसी राइटर्स ओन वर्ड्स। आपके अपने अल्फाज में हो तो ज्यादा बेहतर है, ओन वर्ड्स। अब जब ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो जाहिर है उसके लिए आपको वोकेबलरी भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अल्फाज जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनके मैमुल बदल, उनके सिनोनिम्स आपको आने चाहिए, ठीक है। और आपके अल्फाज इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। मिनिएचर वर्जन किसे कहते हैं? देखो, मिनिएचर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा। मिनिएचर किसी बड़ी चीज को छोटा करके बनाया जाए, ठीक है ना। जैसे ईफिल टावर है, ओरिजिनल तो बहुत बड़ा है भाई, लेकिन अगर टेबल पर सजाने के लिए उसका छोटा सा मॉडल बना दिया जाए तो वो मिनिएचर कहलाए। तो इसी तरह से तमाम डिटेल्स तो नहीं आ सकती मिनिएचर में। मतलब ऐसा है कि आपने एक बहुत बड़े कैनवस पर पिक्चर बनाई और फिर आपको छोटी सी जगह दे दी गई कि इसमें ये पिक्चर बना दे, तो आप उस पिक्चर में से बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनइम्पॉर्टेंट हैं या नहीं दिखाई जा सकती हैं वो आप माइनस कर देंगे, और जो हाईलाइट करने वाली चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें, वो आप उसमें दिखा देंगे। तो इसी तरह से जब आप पैसेज, ओरिजिनल पैसेज देखते हैं तो ओरिजिनल पैसेज में से जो बड़ी बड़ी खास खास मोटी मोटी चीजें हैं वो ले लेते हैं।
मस्ट हैव अ लॉजिकल ऑर्डर एंड बी वेल नेट एंड वेल कनेक्टेड। कोई मुश्किल काम नहीं है, लॉजिकल ऑर्डर में हो, ऐसा ना हो कि आगे भी। तो जाहिर है अगर पैसेज लॉजिकल ऑर्डर में है तो प्रेसी भी लॉजिकल ऑर्डर में ही आएगी। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसलिए कि पैसेज तो खुद जो दिया जाएगा आपको वो एक ऑर्डर में होगा, उसी ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे। मस्ट हैव कोहेरेंस, ये जरूरी है कि जो आप सेंटेंसेस मिला रहे हैं उनमें कोहेरेंस, कोहेरेंस लाने के लिए मस्ट यूज लिंकिंग डिवाइसेस, लिंकिंग डिवाइसेस यूज करनी पड़ेंगी, सच एज सो, देयरफॉर, बिकॉज, फर्दर मोर, फर्दर, है ना, इस तरह की कनेक्टिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग फ्रेजेस आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कभी कभी आप कहते हैं ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, है ना, इस तरह से कनेक्टिंग फ्रेजेस, बिसाइड्स, ये सारे जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं और कनेक्टिंग फ्रेजेस हैं ये आपको आने चाहिए। जिससे फायदा क्या होगा कि आपकी पिछली बात अगली बात से कनेक्ट हो जाएगी, तो कोहेरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट। आइडियाज जिस ऑर्डर में दिए जा रहे हैं जाहिर है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मस्ट हैव अ टाइटल, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि जब आप टाइटल सजेस्ट कर लेते हैं ना प्रेसी का, तो टाइटल सजेस्ट करने से फायदा ये होता है कि उस टाइटल से रेलेवेंट पॉइंट्स आप सेपरेट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। बाकी जो उस टाइटल से रेलेवेंट नहीं है वो छोड़ देते हैं। तो ये आसान तरीन तरीका होता है इसका। यानी एक टाइटल सजेस्ट कर लें आप कि भाई इस पैसेज का ये टाइटल होना चाहिए। अब उस टाइटल से रेलेवेंट जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं उस पैसेज में वो ले लीजिए। ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताऊंगा आपको। यहाँ कह रहे हैं मस्ट नॉट कंटेन एनी डिटेल्स नॉट फाउंड इन दी ओरिजिनल। ओरिजिनल पैसेज में अगर कोई डिटेल मौजूद नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई डिटेल नहीं दे सकते। दूसरी बात ये, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, ओरिजिनल पैसेज में अगर कोई एग्जाम्पल दी जा रही है, ठीक है ना, या स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो आप उन्हें कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है। ये तो जनाब हमने बात कर ली कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी तो है ना। तो डोंट्स, डूज एंड डोंट्स है ना। डोंट्स में क्या होगा, डू नॉट एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, विश, रिमार्क, क्रिटिसिज्म। आपने एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं लिखना जिसमें आपकी अपनी ओपिनियन, अपनी विश, अपने रिमार्क्स या अपनी क्रिटिसिज्म मौजूद हो। ठीक है, अपना कुछ नहीं लिखना, जो ओरिजिनल पैसेज में है वही लिखना। दूसरी बात, डू नॉट इंसर्ट एनी क्वेश्चन इन योर पे। बाज लोग क्या करते हैं कि ओरिजिनल पैसेज में एक क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं आता भाई प्रेसी राइटिंग में। ठीक है ना। इसी तरह से इट्स सिग्निफिकेंस इफ एसेंशियल मे बी एक्सप्रेस बाय स्टेटमेंट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वो टाइटल ही उस पैसेज का है तो फिर उसकी सिग्निफिकेंस को मेंशन करना पड़ता है। वो तरीक़ेकार क्या है मैं बताऊंगा आपको, आज तक ऐसा हुआ नहीं है वैसे। डू नॉट यूज एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस, इनकी एहतियात ज़रूरी है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि अल्फाज को छोटा करने के लिए वो एब्रीविएशन यूज़ करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस की गुंजाइश नहीं होती भाई। हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ ना करें। हाँ, अगर ओरिजिनल पैसेज में कोई एब्रीविएशन यूज़ हुआ है तो वो एब्रीविएशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ओरिजिनल पैसेज में यूज़ हुआ है तो आप प्रेसी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनल पैसेज में पीआईए के बारे में बात हो रही है तो आप उसे अपने प्रेसी में भी पीआईए ही कहेंगे, आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थोड़ी कहेंगे। ठीक है ना। तो अगर ओरिजिनल पैसेज में प्रेसी अगर ओरिजिनल पैसेज में एब्रीविएशन यूज हुआ है तो प्रेसी में भी करेंगे, अदरवाइज आप खुद से कोई एब्रीविएशन या कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे आई हैव को आपने आईव कर दिया, आई एम को आईम कर दिया, दे हैव को देव कर दिया, है ना, एपोस्ट्रॉफी लगाकर। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। और आखिरी चीज है, डू नॉट बी शेकी। This suggests that most probably you have not understood the sense of the passage properly. शेकी का मतलब ये कि आप कंफ्यूज राइटिंग ना करें, कि अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस लिख देते हैं जिससे पता चल रहा है कि आपको पैसेज समझ में ही नहीं आया। ठीक है ना। पैसेज में जो चीज समझ में नहीं आई है ना, उसका हल ये होता है कि पूरा पैसेज पढ़े।
तो जो चीज़ समझ में नहीं आई वो खुद ब खुद समझ में आ जाती है, या उसके बारे में कुछ आइडिया मिल जाता है। लेकिन अगर फिर भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को तो लिखो यार। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी होता है। ये चंद बातें करनी थी। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने बना प्रेसी। एक बना हुआ प्रेसी मैं दिखाता हूँ आपको, जो मैंने बनवाया था प्रीवियस क्लासेस में, पिछले साल की क्लासेस में। तो कैसे बनाएंगे आप, देखिएगा। अब देखें, जैसे ये ओरिजिनल पैसेज था, ऊपर देखें, शायद आपको नजर आ रहा हो। हाँ, मैं चैट खोल लेता हूँ उसमें। ये लीजिए। अच्छा जी। एक मिनट। हाँ जी। सॉरी भाई, और बताना, मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, और भी जो है बुखार हो रहा है मुझे। खैर, तो ये पैसेज अगर आप देखें तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था स्टूडेंट्स को। अब इसमें बात हो रही है, ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। ट्रीज की बात हो रही है। अभी तो शुरू में तो यही लग रहा है कि ट्रीज की बात हो रही है। दरख्त जो है वो दूसरों के लिए साया फराहम करते हैं, while they themselves stand in the sun, जबकि खुद वो धूप में खड़े रहते हैं। endure the scorching heat, सूरज की तपती हुई हरारत को बर्दाश्त करते हैं। endure का मतलब बर्दाश्त करना होता है। they produce the fruit of which others profit, ये फल पैदा करते हैं जिससे दूसरों को फायदा होता है। the character of a good man is like that of trees, एक नेक इंसान का किरदार जो है वो भी एक दरख्त की तरह। अब देखें, अब पता चला कि दरख्त की बात नहीं हो रही है भाई, दरख्त की तो मिसाल दी गई है, बात तो अच्छे और नेक इंसान की हो। ठीक है ना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं हाउ टू चूज अ गुड टाइटल, बताऊंगा मैं, बताऊंगा, अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, एक नेक इंसान की बात है। ठीक। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पेरिशेबल बॉडी इफ नो यूज इज मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। भाई, ये सवाल है। अब देखो, हमारे जो वैसी आएगी उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बात की ना हमने, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ये क्वेश्चन है। ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे अगर लिखना चाहें। देखिए, जिस्म का फायदा क्या है, इस फानी, पेरिशेबल का मतलब मॉर्टल, फानी, जो डिके हो जाए, इस फानी जिस्म का फायदा क्या अगर ये इंसानियत के काम ना आए। ठीक है ना। सैंडलवुड, संदल की लकड़ी, द मोर इट इज रब्ड द मोर सेंट डज इट यील्ड, जितना उसे रगड़ते हैं उतनी ज्यादा खुशबू फराहम करती है। शुगर केन, गन्ना, द मोर इट इज पील्ड एंड कट अप इनटू पीसेस द मोर जूस डज इट प्रोड्यूस, जितना उसे छीलते और काटते हैं उतना उसमें से रस निकलता है। द men who are notable as at heart do not lose their qualities,
वो इंसान जो हु आर नोबल एट देयर हार्ट, जो अपने दिल से अच्छे होते हैं, नेक दिल होते हैं, वो कभी भी अपनी खुसूसियात को गंवाते नहीं, इवन इन लूजिंग देयर लाइफ, चाहे वो जिंदगी गंवाते हैं। वॉट मैटर्स वेदर मैन प्रेज देम और नॉट। इससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग उसकी तारीफ करें या ना करें। देखो ये भी सवाल है, ये नहीं आएगा वैसे ही। What difference does it make whether they die at this moment or whether live, uh, whether lives are prolonged? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अभी मर जाएं या उनकी जिंदगी तवील हो। Happen what may, those who tread in the right path, कुछ भी हो, वो सीधे रास्ते पर चलते हैं। ये कौन पेन यूज कर रहा है भाई स्क्रीन पर, ठीक है। Will not set foot in any other, और किसी दूसरे रास्ते पर कदम नहीं रखते। Life itself is profitable to a man who does not live for others। जिंदगी खुद अनप्रॉफिटेबल हो जाती है, बेसूद हो जाती है उस इंसान के लिए जो दूसरों के लिए नहीं जीता। To live for the mere sake of living one's life is to live the life of dog and crows। भाई ऐसी जिंदगी गुजारना कि इंसान सिर्फ अपने ही लिए जिंदगी गुजारे, ऐसी जिंदगी गुजारना तो ऐसा है जैसे कुत्ते बिल्लियां कौवे जिंदगी गुजारते हैं। Those who lay down their lives, वो लोग जो अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं, वक्फ करते हैं, डिवोट करते हैं फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरों के खातिर, विल assuredly dwell forever in a world of bliss। वो जो है खुशियों की दुनिया में, नेक तमन्नाओं की दुनिया में, दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अच्छा जी, ये बात है। अच्छा देखो, टाइटल जो है ना पूरा कंप्लीट सेंटेंस का नहीं होना चाहिए टाइटल, 4 to 5 वर्ड्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करें टाइटल एक लफ्ज में हो, लेकिन एक लफ्ज में मुमकिन ना हो तो 2-3 अल्फाज में हो, बहुत अच्छा टाइटल होगा। मैक्सिमम 4 to 5 वर्ड्स, इससे ज्यादा बड़ा टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है। राइट। हाँ, डू गुड हैव गुड, वेरी गुड, देखो ये आया ना, डू गुड हैव गुड, नेकी करो नेकी पाओ, अच्छा भला करोगे भला होगा। बहुत अच्छा टाइटल बनाया भाई आपने, बेहतरीन टाइटल। देखो ये 4 अल्फाज हैं टोटल, लेकिन पूरे पैसेज का निचोड़ है ये, टाइटल ऐसे बनता है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या किया इसमें से दम जो समरी बनाई है, मैं इसको बाकायदा बनाकर दिखाऊंगा अभी। इसका पूरा तरीक़ेकार है जो मैं करके दिखाऊंगा आपको, और जाहिर है आप जानते हैं कि मैं सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं करता हूँ कि जनाब आपको देखें, ये मैंने करवाए हुए हैं सारे, ठीक है ना। और ये मैंने खुद, होता ही है, मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं खुद करके दिखाता हूँ, फिर स्टूडेंट से कहता हूँ कि बात कीजिए, उससे स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस। अच्छा, गुड मैन इज लाइक अ गिफ्ट ऑफ नेचर, वेरी गुड, देखो अच्छा हो गया ना ये। अब ये इज लाइक हटा दो, ये जो आपने लिखा गुड मैन इज लाइक अ गिफ्ट ऑफ नेचर, अगर मैं इसको यूं लिखूं, देखो गुड मैन, आपने इज लगाया प्लूरल के साथ, अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ये इज लाइक और ये इस तरह की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सेमी कॉलन लगाओ और आगे एकदम गुड मैन गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। अब देखो वही टाइटल है लेकिन अब खूबसूरत लग रहा है कि टाइटल है, सेंटेंस नहीं लग रहा ना, ठीक है। राइट। हुसैन, अब समझ में आया। हाँ जी। अ गिफ्ट ऑफ नेचर को हम कह सकते हैं, अब देखो ये टाइटल हो गया ना, मैं इसी को और मजीद खूबसूरत बना दूँ, गुड मैन ब्लेसिंग। क्या ख्याल, गिफ्ट ऑफ नेचर को ब्लेसिंग ही तो कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया ना।
अ गिफ्ट ऑफ नेचर, चार लफ्ज है, मैंने एक लफ्ज में लिख दिया ब्लेसिंग। क्या ख्याल है? ठीक है, टाइटल ऐसे बनेगा। अच्छा जी, अब देखो, द मैन ऑफ कैरेक्टर, गुड मैन का मतलब मैन ऑफ कैरेक्टर, आर लाइक ट्रीज। देखो एक सेंटेंस में मैंने बता दिया कि दरख्तों की तरह होते हैं। अब इसमें वजाहत की जरूरत नहीं कि दरख्त साया फराहम करते हैं, फल देते हैं, ये है अंडरस्टूड। ठीक है, मिसाल नहीं दी जाती, एग्जाम्पल पेश नहीं की जाती, वैसी। दे लिव फॉर अदर्स बेनिफिट, देखो। अब जब मैंने कहा दे लिव, तो दे लिव का मतलब द मैन ऑफ कैरेक्टर भी लिव फॉर अदर्स बेनिफिट, ट्रीज भी लिव फॉर अदर्स बेनिफिट, एक जुमले में दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया। दे का मतलब मैन भी हो गया, दे का मतलब ट्रीज भी हो गया। ठीक। द पायस मैन, नेक शख्स, अब वहां लिखा था गुड मैन, है ना, या अपराइट, अपराइट भी कह सकते हैं, अपराइट मैन या पायस मैन, मैं सिनोनिम यूज करता हूं। डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज, इवन दे लूज देयर लाइव्स। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिया वैसी में से, पैसेज में से। प्रेज इज मीनिंगलेस टू देम, ये बड़ा खूबसूरत आ गया। हाँ बिल्कुल, अंडरलाइन कर रहे हैं आप, इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स, ये वर्ड्स तो नहीं थे ऊपर, ये मैंने कॉपी किया। ठीक है ना, तो थोड़ा सा चेंज किया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते, मैंने कहा ना कि हर सेंटेंस ऐसा ना हो कि कॉपी पेस्ट हो रहा हो। ठीक। अच्छा, टू लिव फॉर वंस ओन सेक इज टू लीड द लाइफ ऑफ बीस्ट। अब ये जो लिखा है को डॉग्स एंड क्रोज, और ये कॉपी करने से बेहतर है आप करेंगे टू लिव फॉर वंस ओन सेक, अपनी खातिर जीने का मतलब क्या है। ये कौन पेन चला रहा है भाई? ये पेन कौन चला रहा है? कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, चैट रूम खुला हुआ है, चैट में आप लिख सकते हैं। ये जो भी अंग्रेज है अपनी अंग्रेजी ना झाड़े। हाँ जी, तो चैट किस लिए है यार? इसीलिए ना कि चैट में आप बताएं, आपको क्या लग रहा? टू लिव फॉर one's own sake is to lead the life of beast. Those who sacrifice for the sake of others will live forever. अब देखो इतना, will assuredly dwell forever in the world of bliss, हमने क्या किया, will live forever। ठीक है, तो ये मुख्तसर तरीन चार पांच सेंटेंस में पूरी समरी हो गई, ऐसी हो गई। ओरिजिनल पैसेज का वन थर्ड होना जरूरी है, मैक्सिमम वन थर्ड होना जरूरी है। ठीक है, वन थर्ड से भी कम है अगर तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन एट मैक्सिमम वन थर्ड होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा ना हो। सही है भाई, तो ये इसी तरह से देखो, नीचे एक और पैसेज का मैंने बनाया, ये रहा, ये है ना। अब देखिए, एक पैसेज ये है, इस पैसेज की समरी हमने कैसे बनाई। फिर एक पैसेज ये मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ अभी, ताकि ये आप पहले से पढ़ लें तो हमने क्या किया। शॉर्ट सेंटेंसेस बना, शॉर्ट भी और कॉम्प्लिकेटेड ना हो, भले सेंटेंसेस जो हैं वो लंबे हों लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। दूसरी बात ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंसिव हो, सिंपल हो, बिल्कुल बिल्कुल सही समझिए आप, सिंपल हो। ठीक है ना, सिंपल हो। कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जरूरी होते हैं, बना सकते हैं आप, लेकिन चूंकि प्रेसी का मतलब मैंने बताया ना, जैसे आप किसी को ब्रीफ कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद अब आप ब्रीफ कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होगी कि कम अल्फाज में ज्यादा बात समझाती जाए, और समझाई जाए समझ में आने वाले अल्फाज, बॉम्बेस्टिक वर्ड्स यूज ना करें। ठीक है, समरी जितनी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, कॉम्प्रिहेंसिबल होगी, यानी इजी टू अंडरस्टैंड होगी, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोहेरेंट हो, कॉम्प्रिहेंसिबल हो, कंप्लीट, कंसाइज जिसे हम कहते हैं, CCC। ठीक है, यानी कंसाइज का मतलब सारी बातें जो पैसेज में की गई हैं वो सारी आ जाएं, कोई इंपॉर्टेंट बात रह ना जाए। कंप्लीट या कंसाइज का मतलब ये हो गया।
फिर कोहेरेंट हो, यानी आइडियाज जो है वो एक दूसरे से लिंक में हो। और तीसरी बात क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबल हो, यानी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला जो है वो समझ ही ना पाए कि आप क्या, क्योंकि ना आपने ये बताना है कि जो पैसेज आपने पढ़ा है वो आपकी समझ में आया है। अगर आपने मुश्किल लिख दिया तो एग्जामिनर कहेगा भाई आपकी तो समझ में पैसेज ही नहीं आया। इसीलिए आपने इतना मुश्किल पैसेज बनाई है ताकि चेक करने वाले की भी समझ में ना आए कि आपने क्या किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे एग्जामिनर परेशान हो जाए। ठीक है भाई। तो ये मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, जो ये काम पहले से हुआ हुआ है। ठीक। तो आज की क्लास में हमने ये किया।